हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरी तरीके से एनसीईआरटी से। यहाँ पे हम सिर्फ रीड नहीं करेंगे बल्कि इसको हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता है ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, और सांस लेना और छोड़ने में एक्चुअली में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। आप जानते हो ऑक्सीजन और CO2 जनरली मेनली यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है एक्सचेंज होने में। हाँ, हम जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी आता है हमारे लंग्स में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सचेंज हो रहा है। क्योंकि एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे है कि हम कौन कौन से गैसेस है जो अपने एटमॉस्फेयर से अपने ब्लड में एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड में डाल के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर और आपके बॉडी के बीच में। तो वहां पे नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है। तो वही हमें समझना है कि ब्रीदिंग में तो सारे गैसेस इन्वॉल्व है, लेकिन एक्चुअली में एक्सचेंज में कौन कौन से जा रहे हैं, और जो भी एक्सचेंज में जा रहे हैं वो एक्चुअली में एक्सचेंज किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आप जानते हो आपके बॉडी में रिस्पिरेटरी ऑर्गन आपका लंग्स है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका रिस्पिरेटरी ऑर्गन कोई लंग्स ही हो। जैसे आप जानते हो गिल्स भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है। आप ट्रैकिया जानते हो, जो ऑर्थोपोड्स है जिसमें ट्रैकियरी सिस्टम ही इन्वॉल्व है पूरी तरीके से रिस्पिरेशन में। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों के कुछ ऑर्गेनिज्म में गिल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में स्किन भी इन्वॉल्व होता है रिस्पिरेशन में। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरीके से आप ब्रीथ करते हो। जैसे इसमें आपको एक्चुअली में पढ़ना होगा कि किस तरीके से आपके मसल्स इन्वॉल्व है आपके थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने में। तो उसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि एक्चुअली में होता क्या है। थर्ड इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, किस किस तरीके से वो यू नो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सचेंज होने के बाद। एंड लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरीके से आप अपने रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट कर सकते हो, रूल्स के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज द डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस किस तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, एज यू हैव read earlier, the oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activity. ये लाइन बहुत ही सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हम एनसीईआरटी को समझ तभी पाएंगे जब हम लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ें। तो ये कह रहा है कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ऑक्सीजन यूज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ताकि वो इनडायरेक्टली तोड़ सके सिंपल मॉलिक्यूल्स को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड का सबसे सिंपलेस्ट टूटा हुआ फॉर्म है। और अमाइनो एसिड जो प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट टूटा हुआ फॉर्म है। फैटी एसिड जो है वो फैट्स का, लिपिड्स का सबसे टूटा हुआ फॉर्म है, क्योंकि वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों से मिलकर बनता है। तो जब हम फैट को तोड़ेंगे तब जाके हमको फैटी एसिड मिलेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। उसको तोड़ने के बाद क्या होता है, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उसके बीच में, उसके एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होता है एक्चुअली में, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी रिलीज होकर मिलती है। तो हम एक्चुअली में इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स को ताकि हम डिराइव कर सके एनर्जी को। और उस एनर्जी को हम डिराइव क्यों करते हैं, ताकि हम अपना अलग अलग एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सके। जैसे कि हम सांस ले सके, हम चल सके, हम बात कर सके, हम सोच सके, हम दौड़ सके। तो इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत हार्मफुल है वो रिलीज होता है इन ऊपर दिए हुए कैटाबोलिक रिएक्शंस के दौरान। क्योंकि ये कैटाबोलिज्म वाले रिएक्शन है, तोड़ने वाले रिएक्शन। एनाबोलिज्म मतलब बनाना, कैटाबोलिज्म मतलब तोड़ना। तो इन सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स को जब भी हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी के साथ साथ, एनर्जी तो निकला ही, उसके साथ साथ CO2 भी निकलता है जो कि बहुत हार्मफुल है। इट इज ऑल्सो रिलीज, ऑल्सो क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी की भी बात किए थे अभी कि एनर्जी भी रिलीज हुआ है। तो CO2 it is harmful but it is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells has to be released out. यानी कि अब ये ऑब्वियसली
श्योर हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली सेल्स के पास जाना चाहिए ताकि वो कंटिन्यूअसली सेल्स के अंदर जाके इनडायरेक्टली सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ सके, और जो CO2 लगातार प्रोड्यूस हो रहा है सेल्स के द्वारा, चूंकि वो हार्मफुल है सेल्स के लिए, उसको रिलीज आउट भी लगातार होते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो आप जान रहे हो कि कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का आना और कंटिन्यूअसली CO2 का बनना और फिर बाहर जाना, ये जो एक्सचेंज हो रहा है कहाँ, एटमोस्फेयर से बॉडी का, ये पर्टिकुलर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हम कॉमनली रिस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन एक्चुअली में सेम नहीं है, वो हम आगे समझेंगे। ब्रीदिंग इज जस्ट मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें आप गैसेस को एक्सचेंज होते हुए देख रहे हो, लेकिन रिस्पिरेशन इज एक्चुअली केमिकल प्रोसेस जिसमें वो जो गैसेस है वो केमिकली किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे एनर्जी डिराइव करते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो रिस्पिरेशन में आता है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप जानते हो जब भी आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट जो है वो ऊपर और नीचे हो रहा होता है, यानी कि चेस्ट के अंदर जो भी कैविटी है, जो भी वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बढ़ और घट रहा होता है, ठीक है। तो यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग की वजह से है। हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम सांस लेते हैं, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है, मैकेनिज्म, किस तरीके से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, तो हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, हमारा लंग्स से हम जानते हैं, और किस तरीके से हम सांस लेते हैं वो इस चैप्टर में जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो हम अब पढ़ेंगे सिर्फ अपने रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में नहीं, बल्कि जितने भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्चुअली में अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के पास हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी अलग अलग होता है, वैरी करता है अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के बीच में। और वो क्यों वैरी करता है, क्योंकि उनका हैबिटेट अलग अलग होता है और अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मान लो कि कोई एनिमल है जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑर्गन है, वो उसके पास ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो उसके पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन कोई और होगा एज कंपेयर टू वो एनिमल जिसके पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू तक ही है या फिर ऑर्गन सिस्टम तक है, राइट। और हैबिटेट कि अगर कोई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहता है तो वो लंग्स के थ्रू भी सांस ले सकता है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग होगा एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर एनिमल जिसका हैबिटेट एक्वेटिक है, और ठीक है, उसको रिस्पिरेशन के लिए लंग्स का कोई खासा रोल नहीं है, वो अपने स्किन से या गिल्स से सांस ले सकता है। तो इस लाइन का बस यही मतलब है कि अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले, जैसे कोई जमीन पे रह रहा हो टेरेस्ट्रियल हो, कोई पानी में रह रहा हो एक्वेटिक हो, उन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का तरीका अलग अलग हो, क्योंकि उनके जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो भी अलग अलग होगा। और अगर मान लो कि स्पॉन्जेस है, ठीक है, जिसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और मान लो प्लैटीहेल्मिन्थ्स है जिसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों के पास एक के पास ऑर्गन है रिस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, दूसरे के पास ऑर्गन नहीं है, तो उसको अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों का सांस लेने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो अलग अलग हो जाएगा। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, ठीक है, आप जानते हो एनिमल्स में पहले इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं फिर वर्टिब्रेट्स आते हैं, और इन्वर्टिब्रेट्स भी जो लोअर वाले हैं, यानी पहले वाले हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटफॉर्म दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स हो गया, ये कैसे गैस को एक्सचेंज करते हैं, तो ये जो है वो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को CO2 के साथ। कैसे? सिंपली डिफ्यूज कर लेते हैं अपने इंटायर बॉडी सर्फेस पे, यानी कि यहाँ पे इनका पूरा का पूरा बॉडी सर्फेस ही इनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? डिफ्यूजन ऑफ या मूवमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, पैसिवली, दिस इज नोन एज अ सिंपल डिफ्यूजन, राइट। सो अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अब आते हैं अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स क्या होते हैं? एनालिडा होते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म क्या यूज करते हैं? अपना मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं। क्यूटिकल भी हमारा हमारे पास भी क्यूटिकल है हमारे नेल्स के बॉटम पे, तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं व्हाट इज क्यूटिकल। आप सीधे समझो, बहुत पतला सा सरफेस होता है जो कि अगर मॉइस्ट हो गया तो गैसेस एक्सचेंज उससे इजीली हो सकता है। हमारे नेल्स के जो बॉटम पे है वो मॉइस्ट नहीं है, इसलिए वहां से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई बहुत पतला सा सरफेस है किसी के बॉडी के ऊपर और ऊपर से वो मॉइस्ट भी है, तो क्या होगा, पतला है तो इजिली काफी कम डिस्टेंस किसी भी गैस को क्रॉस करना पड़ेगा उसके अक्रॉस ट्रैवल करने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए। मॉइस्ट है और कोई भी चीज मॉइस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, गैसेस इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि मॉइस्ट क्यूटिकल किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर सकता है, कि अगर क्यूटिकल है, पतला सा स्किन है, इस तरीके से मानो, तो कम बैरियर किसी भी गैस को क्रॉस करना पड़ेगा, मॉइस्ट होने की वजह से गैसेस इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं एज कंपेयर टू ड्राइड क्यूटिकल, राइट। एंड
तो अर्थवर्म किस चीज को यूज करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए? लंग्स को नहीं, लंग्स को नहीं करते हैं। उनके पास क्यूटिकल है उनके बॉडी के ऊपर जो कि मॉइस्ट है। उसके अलावा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को उनके पूरे बॉडी में। हमारा जो आप पढ़े होगे बचपन में भी कि इंसेक्ट्स के पास बॉडी में, है ना, कॉकरोच में भी आपको पढ़ना है कि होल्स होते हैं बॉडी के सर्फेस पे जिन्हें हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। जो स्पाइरेकल्स जो है इस तरीके के होल्स हैं जो अंदर से ट्यूब्स, वो अंदर से ट्यूब्स से जुड़े हुए हैं, ट्रैकियोल्स से, जो ट्रैकिया से, जो कि फर्दर टूट जाते हैं ट्रैकियोल्स में। और ये हर एक सेल जो है कांटेक्ट में होता है इन ट्रैकियोल्स के। यानी कि यहाँ पे हमारा, जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड है जिसके पास एक हेमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, लेकिन इनके पास, इनके बॉडी में कोई भी रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। अगर ये टेरेस्टेरियल इंसेक्ट है तो, एक्वेटिक है तो होगा उनके पास, वहां पे उनका जो है बॉडी फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होगा गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर कोई टेरेस्टेरियल इंसेक्ट है तो उसके पास कोई भी रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है उनके बॉडी फ्लूइड में। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा ट्रैकियल ट्यूब्स है ये ही इन्वॉल्व होता है, सीधे गैसेस को लेके जाता है डायरेक्टली सेल के पास। ओके ओके, सो ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से इंसेक्ट्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इंसेक्ट्स का, जो भी इंसेक्ट का यहाँ पे एक नाम नहीं दिया गया है, जो जिसके बारे में भी बात हो रही है, उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आप बोलोगे कि उसका ट्रैकियल ट्यूब्स ही उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि वही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, एटमॉस्फेयर से उठा के लाता है और डायरेक्टली सेल के पास देता है। ठीक है। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। वस्कुलराइज्ड मींस व्हाट? वस्कुलर में जिसके पास ब्लड वेसल्स हो, वेसल्स से वस्कुलर स्ट्रक्चर आया है। जैसे आप प्लांट में पढ़ते हो वस्कुलर बंडल्स, तो वस्कुलर बंडल्स क्या है? ऐसा बंडल जो कि ट्रांसपोर्ट, जिसमें कुछ फ्लूइड फ्लो करता हो, आइदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर जो कि गिल्स है, गिल्स के पास ब्लड वेसल्स होते हैं, इसलिए उनको हम वस्कुलराइज स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस पर्टिकुलर रिस्पिरेशन को हम बोलेंगे ब्रैंकियल रिस्पिरेशन। व्हाट इज ब्रैंकियल रिस्पिरेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आ सकता है। ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें गिल्स इन्वॉल्व हो उसे हम ब्रैंकियल रिस्पिरेशन कहेंगे। और ये यूज किसके द्वारा किया जाता है? यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थोपोडा। आप जानते हो ऑर्थोपोडा इंसेक्ट्स को ही बोलते हैं। और आपने ऊपर अभी देखा है इंसेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ था कि इंसेक्ट्स जो है वो क्या यूज करते हैं? वो ट्रैकियल ट्यूब्स यूज करते हैं। तो ये टेरेस्टेरियल इंसेक्ट के बारे में था। लेकिन अगर कोई पूछे कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो आप बोलोगे गिल्स के थ्रू, यानी ब्रैंकियल रिस्पिरेशन। उसके अलावा कोई मोलस्का के बारे में भी पूछ दे, ठीक है, तो मोलस्का भी गिल्स के थ्रू ही रिस्पायर करता है। ठीक है। इसके अलावा ये तो वस्कुलराइज स्ट्रक्चर था। ये गिल्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर कोई पूछे कि अगर वस्कुलराइज तो है वो स्ट्रक्चर, लेकिन वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो लंग्स जो है, अगर लंग्स के थ्रू कोई भी बंदा रिस्पायर कर रहा है जैसे ह्यूमंस, तो उसे हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। और ये यूज किया जाता है टेरेस्टेरियल फॉर्म्स के द्वारा, ताकि एक्सचेंज किया जा सके गैसेस का। तो आप यहाँ से समझ रहे हो कि जो मोलस्का है या फिर जो एक्वेटिक ऑर्थोपोडा है, यानी जो भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो गिल्स के थ्रू, गिल्स जो कि वस्कुलराइज्ड प्लेट और प्लेट या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उनके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन अगर कोई टेरेस्टेरियल है तो उसको लंग्स का यानी वस्कुलराइज्ड बैग का यूज करना पड़ेगा, पल्मोनरी रिस्पिरेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि वो गैसेस को एक्सचेंज कर सके। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस जो है, क्योंकि फिशेस जो है उनके पास आप जानते हो वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रेट्स में आ गए। यहां से तक हमने बात किसकी की थी? इनवर्टिब्रेट्स की। जैसे हमने अर्थवर्म की बात की, हमने, है ना, इंसेक्ट्स की बात की, चाहे वो टेरेस्टेरियल हो चाहे एक्वेटिक हो। इसके अलावा हमने स्पॉन्जेस की बात की, हमने सिलेंट्रेटा, है ना, हमने जो है फ्लैटवर्म्स की बात कर ली। ठीक है। हमने जो है अर्थवर्म की मॉइस्ट क्यूटिकल की बात कर ली। तो ये सारे इनवर्टिब्रेट्स। अब हम वर्टिब्रेट्स यहाँ से एनसीईआरटी ने लिखा है कि वर्टिब्रेट्स में सबसे पहला कौन है? हाँ, ऑब्वियसली फिशेज है, तो फिशेज भी गिल्स यूज करते हैं। और अगर कोई पूछे इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन गिल्स यूज करते हैं, तो आप बोलोगे एक्वेटिक, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ठीक है। जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे लंग्स यूज करते हैं। आप जानते हो एम्फीबियंस जो है वो अगर टोटली पानी में चले गए तो फिर वो लंग्स नहीं, वो अपने स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ठीक है। अदरवाइज रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गए, तो लंग्स के थ्रू ही रिस्पायर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि ये सारे के सारे क्या है? टेरेस्टेरियल है। एम्फीबियंस जो है वो टेरेस्टेरियल भी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑप्ट कर सकता है, एक्वेटिक भी कर सकता है। तो उस केस में वो अपना रिस्पायरेटरी ऑर्गन को स्विच कर सकता है, स्किन हो या लंग्स हो।
एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। यू नो व्हाट, स्किन तो है यहाँ पे, मॉइस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि मॉइस्ट होने से क्या होता है कि डिजोल्व जो है गैसेस वो जल्दी इजीली हो सकता है, तो इसको हम क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहते हैं। तो आप इतने पैराग्राफ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर कोई अपने मॉइस्ट स्किन से रिस्पिरेशन कर रहा है तो उसको हम क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहेंगे। उसके अलावा अगर वो अपने लंग्स का यूज कर रहा है तो उसको हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहेंगे, अगर गिल्स का यूज कर रहा है तो उसको हम ब्रैंकियल रिस्पिरेशन कहेंगे, राइट। और अगर, ठीक है, यही तीन यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, ठीक है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हमारा क्लियर हो गया, ये दो पैरा हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है। व्हाट इज अ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम? तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये इसके बाद जो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी थोड़ा बड़ा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यस। तो ये जो दो टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। फिर उसके बाद थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दो दो टॉपिक करके चलते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यस। तो इस तरीके से हम इजिली जो है इस चैप्टर को आराम से तोड़ तोड़ के खत्म कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, ओके।